Greetings everyone. Today we'll be solving advanced problem on depreciation involving purchase of quite a few of assets and sale of asset. Okay, so let us first write the question on timeline. जब भी depreciation का question करोगे, since it is spanning over many years, so you need to record them on the timeline and do the proper working notes. जब notes अच्छे बन जाएंगे हमारे working note में कैलकुलेशन सही हो जाएगी, इन दैट केस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अकाउंट हमें जिस भी तरह से कहे जाएंगे, वेदर इट इज़ विद और विदाउट प्रोविजन, वेदर इट इज़ विद एसेट डिस्पोजल अकाउंट और विदाउट दिस, अकाउंट बनाना प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कैलकुलेशंस हमारे हाथ में हैं. ओके, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेते हैं. सो ऑन 1st January 2017, Varun purchased a second-hand machine for 1,60,000 and spent 40,000 on its overhauling. ठीक है. सो आपका जो स्टार्टिंग है वो जनवरी से है. सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, सो जो ओवरहॉलिंग कॉस्ट है वो कॉस्ट में ऐड हो जाती है. सो द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस एसेट इज गोइंग टू बी 1,60,000 प्लस 40,000, 2 लाख प्राइस हो जाएगा. देन ऑन 1st July 2017 इट परचेज्ड अनदर मशीन. एक और मशीन आपने खरीद ली, कितने की? 80,000 की. ठीक है. ऑन 1st July 2019 मशीनरी परचेज्ड ऑन 1st January 2017, मतलब ये वाली जो हमने मशीन 1 खरीदी है. ठीक है, ये सेकंड है. तो मशीन 1 जो है, जो आपने पहले खरीदी थी, इट इज़ नाउ सोल्ड फॉर 1 लाख. इसकी सेल हो गई. एंड ऑन द सेम डेट मतलब यही 1st जुलाई को अनदर मशीन इज़ परचेज फॉर 75,000 एंड 5,000 स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. इट इज़ रेडी फॉर यूज़ ऑन 30th September. तो जो हम डेप्रिसिएशन है वो किस डेट से लगाते हैं? जिस डेट से एसेट हमारी अवेलेबल हो जाती है यूज़ के लिए. वेदर वी यूज़ इट ऑन दैट डेट और नॉट, वो अलग बात है. आप यूज़ करो या ना करो, बट जिस दिन ये एसेट रेडी हो गई, रेडी फॉर यूज़, इस पर डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा. लाइकवाइज जिस टाइम आप एसेट को डिस्कार्ड कर देते हो कि इट इज़ नॉट यूजेबल, तो उसको डिस्कार्ड कर दो. सो उस टाइम से उसका डेप्रिसिएशन ख़त्म हो जाता है. उसके बाद सेल जब मर्जी करो. तो थोड़ा डेट्स का ध्यान रखना होता है. आई गेव दीज पॉइंट्स इन द वेरी बिगनिंग, जब डेप्रिसिएशन स्टार्ट किया था. नाउ प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. अब देखो हमारा जो ईयर है वो काफ़ी स्प्रेड है. 17 है, 18 है, 19 है. हमें अकाउंट भी 3 ईयर्स के बनाने हैं. बट इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बता रखा कि अकाउंटिंग ईयर कौन सा है. जब अकाउंटिंग ईयर ना बता रखा हो तो जो आपको कन्वीनियंट लगे वो आप इसमें एज्यूम कर सकते हो. लाइक आपका क्वेश्चन जनवरी 2017 से स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें कैलेंडर ईयर भी मान सकते हो. अप्रैल से कुछ बताया होता तो हम इसमें फाइनेंशियल ईयर मान लेते. सो वी कैन एज्यूम. आप एज्यूम क्या कर रहे हो? अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर. ये एक एजम्पशन है विच यू नीड टू गिव, क्योंकि हमें अकाउंटिंग ईयर नहीं दे रखा. और यू कैन राइट अ कैलेंडर ईयर इज़ फॉलोड एज अ अकाउंटिंग ईयर. हम कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी टू दिसंबर जो कैलेंडर होता है उसको फॉलो कर रहे हैं. सो अब टाइम लाइन ले लेते हैं. कैलेंडर ईयर में ज़्यादातर क्या दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि क्लियर हमें पता चलती हैं चीज़ें. 2017 जनवरी टू दिसंबर, ठीक है ना. फिर 2018 जनवरी टू दिसंबर. उसके बाद 2019 जनवरी टू दिसंबर. ये 3 ईयर्स के अकाउंट बनाने. अब इसमें लिख लो, ठीक है. 1/1/2017, तो इस डेट को फर्स्ट मशीन हमने खरीदी. टोटल इसकी कॉस्ट पड़ी हमें 2 लाख, ठीक है ना. 160 प्लस 40. 1st July 2017 मतलब इसी ईयर में यहाँ पर हमने मशीन 2 भी परचेज कर ली फॉर 80,000, ठीक है. 80,000 की नेक्स्ट मशीन हो गई. अब क्या हुआ? 1st July 2019 को नेक्स्ट, तो ये तो यहाँ आ जाएगा. तो 1st July 2019 को जो आपकी पहली मशीन है, द मशीन विच यू परचेज्ड ऑन 1st January 2017, इसको मशीन 1 नाम दिया है ना. तो मशीन 1 की सेल हो गई है फॉर 1 लाख. और एक दूसरी मशीन आपने खरीद ली, मशीन 3 परचेज्ड for 80,000 but it is ready to use from 30th
सितंबर, मतलब इसमें जो डेप्रीसिएशन है ना वो 30 सितंबर से अप्लाई होगा। अच्छा, 20% पर एनम हमें क्या रखा है, WDV। WDV का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू। तो जो वैल्यू गिरती जाएगी, रिटर्न डाउन जो कम होती जाएगी, उस पर डेप्रीसिएशन अप्लाई करना है। तो ये तो हमने क्वेश्चन समझ लिया एक टाइम फ्रेम में। ओके, अब हमें सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाना है, मतलब हमें प्रोविज़न नहीं बनाना, मशीनरी में ही सारी वर्किंग की जाएगी। ऑल राइट, अब आप इसका वर्किंग नोट बना लो। वर्किंग नोट में क्या है, हमारे पास मशीन 1 है, मशीन 2 है, और एक मशीन 3 भी आ गई है एंड में। और इसके साथ आप टोटल का कॉलम चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि हमें एंड में डेप्रीसिएशन और बैलेंसेस लिखने होते हैं, तो हम टोटल भी लिख सकते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद, अब सबसे पहले क्या हुआ, जनवरी 2017, 1/1/2017 को परचेज हो गई फर्स्ट मशीन 2 लाख की, और 1 जुलाई, ठीक है ना, तो डेट्स साथ साथ याद रखनी है। एक और परचेज कर ली, अब ये आ गई 80,000 की मशीन 2। अब इस ईयर में और कुछ नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना होता है, हर ईयर के एंड में हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन WDV। पर एनम का मतलब होता है कि हमें टाइम पीरियड का भी ध्यान रखना है। तो मशीन 1 आपकी 2 लाख की है, इसका 20%, बट क्योंकि ये हमने जनवरी में बाय की थी, जनवरी में बाय कर ली थी, तो इसमें पूरा ईयर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो इस पर पूरा डेप्रीसिएशन अप्लाई होगा। बट जहाँ तक मशीन 2 की बात है, तो आपने इसे बाय किया था बाय यहाँ पर किया था हमने 1 जुलाई को, ठीक है ना, 1 जुलाई को बाय किया था। सो जुलाई से लेकर दिसंबर, ये सिर्फ 6 मंथ्स हमारे पास रही है। सो 6 मंथ्स का इसका डेप्रीसिएशन आ जाएगा 8,000, ठीक है ना, ये हो गया 10%। इफेक्टिव रेट इस ईयर में 10% हो गया। सो अब रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बची, 2017 के एंड में, ठीक है ना, 1,60,000, और यहाँ बच गई 72,000। अब आ जाता है नेक्स्ट ईयर 2018, 17 खत्म हो गया, 18 में देखो तो कुछ नहीं किया, नो परचेज नो सेल। तो जब कुछ किया ही नहीं है, तो हमें सिर्फ एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 20% WDV। WDV का मतलब है रिटर्न डाउन, तो 20% ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू, तो इसका 20% हो गया 32,000, और यहाँ पर इसका 20% हो गया 14,400। यही अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड कहते तो हम कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन लेते। स्ट्रेट लाइन और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कॉस्ट पर डेप्रीसिएशन लगाता है, तो फिर ये 20% ऑफ कॉस्ट आता दोनों केसेस में। बट ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो इसमें हमने डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज किया रिटर्न डाउन और बुक वैल्यू पे। तो अब जब ये डेप्रीसिएशन लग जाएगा, तो 2018 के एंड में वैल्यू कितनी बच जाएगी, 1,28,000, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी 57,600। अब आ जाता है ईयर 2019 में दो चीज़ें हो रही हैं। 1 जुलाई को आपने फर्स्ट मशीन की सेल कर दी। सो 1 जुलाई को अगर हम एक एसेट की सेल करते हैं, तो हमारे पास 3 वर्किंग्स आर देयर। सबसे पहले एसेट का डेप्रीसिएशन चार्ज करो, तो अब 1,28,000 पर 20% डेप्रीसिएशन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि आपकी एसेट जुलाई में सेल हो गई है, मतलब जून एंड तक आपने यूज़ किया, 6 मंथ्स यूज़ किया है। सो 12,800 इसका डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बच गई, 1,15,200। ये है बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है इसका, 1 लाख। सो अब आप बता दो इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्योंकि आपके पास वैल्यू ज़्यादा है और सेल कम पे हो रही है, सो यू हैव लॉस ऑन सेल, कितना, 15,200, ठीक है। ये अब आपकी मशीन ओवर हो गई, ख़त्म। अब और क्या हुआ इस ईयर में, एक मशीन थर्ड हमारी आई है, ठीक है ना। मशीन थर्ड हमारी कितने में आई है, थर्ड मशीन आपने 75,000 + 5,000 80,000 में खरीदी है। सो यहाँ हमारे पास थर्ड मशीन की भी एंट्री हो गई।
अब सेल की रिकॉर्डिंग हो गई, तीनों चीज़ें, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लिया, सेल आ गया, प्रॉफिट और लॉस आ गया। अब बाकी बची ये दोनों मशीन्स, तो अब इन पर हमें एंड में क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम। तो जब आप इस मशीन पर 20% चार्ज करोगे, ये पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, ये आ जाएगा 11,550। जब ये मशीन थर्ड की बारी आएगी तो यहाँ पर कितना है, 80,000 पर 20% डेप्रिसिएशन। बट फॉर हाउ मैनी मंथ्स, ये सितंबर में रेडी हुई है, सितंबर के एंड में, मतलब अक्टूबर से अवेलेबल है यूज़ के लिए। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 3 मंथ्स बचते हैं। ठीक है ना, तो इसका डेप्रिसिएशन आ गया 4,000। सो अब बुक वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर बुक वैल्यू बच गई 76,000। अब क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू हमें अकाउंट में भी लिखनी होती हैं, तो आप टोटल भी कर सकते हो। ये परचेज़ हो गई, ये सेकंड मशीन की परचेज़ हो गई, लिखते जाओ। उसके बाद टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 48,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा, इन दोनों का टोटल कर सकते हो। ठीक है ना, ये आ गया। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर में कितना आ गया आपका, 46,400। तो बुक वैल्यू कितनी बच गई, 1,85,660। फिर आपने इस एसेट की सेल कर दी। ठीक है, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना कितना आया, जो एसेट की सेल हो गई उसे आप ख़त्म कर सकते हो। डेप्रिसिएशन एंड में कितना आएगा, 15,520। और वैल्यू कितनी बचेगी, 1,22,080। तो फर्स्ट मशीन आपकी ओवर हो गई। उसके बाद बाकी यहाँ पर आपके इन दोनों का डेप्रिसिएशन और वैल्यू आ गई। अब हम अकाउंट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वी नीड टू प्रिपेयर ओनली मशीनरी अकाउंट। सिर्फ मशीनरी अकाउंट ही हमारे क्वेश्चन ने हमसे कहा है करने को, तो उसी अकाउंट को आप बनाएंगे। यू स्टार्ट विद, कोई कमी होती है एसेट में, क्रेडिट साइड में इंक्रीज होती है डेबिट में। यू स्टार्ट विद द वर्किंग, ये आपका वर्किंग नोट है। तो जो कुछ इस वर्किंग नोट में आपने लिखा है वो सब यहाँ रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले 1/1/2017 को बैंक अकाउंट, एसेट को ख़रीद लिया 2 लाख। उसके बाद 1 जुलाई 2017 को बैंक अकाउंट 80,000। ठीक है, अब एंड में क्या किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। सो 31 दिसंबर 2017 डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना आ जाएगा, 40,000 फर्स्ट मशीन का, 80,000 सेकेंड मशीन का। तो आप लिख सकते हो M1 M2 40,000 8,000, तो आ गया 48,000। ओके, सेम डेट को बैलेंस आ जाएगा। तो अब M1 M2 का कितना कितना बैलेंस है, M1 का बैलेंस 160, M2 का बैलेंस 72,000। यहाँ पर बैलेंस लिखने से फ़ायदा ये हो जाता है कि जब हम सेल वगैरह रिकॉर्ड करेंगे या आगे जाके जब आप चेंज रिकॉर्ड करोगे तो आपका इजी हो जाएगा काम, क्योंकि एवरीथिंग इज़ विजिबल। ठीक है ना, सब चीज़ें आंखों के सामने होने का हमें वी गेट बेनिफिट, हमारी वर्किंग आसान हो जाती है। अब नेक्स्ट ईयर में आपका बैलेंस आ गया। ठीक है ना, मशीन 1 मशीन 2 1,60,000 72,000, तो ये आ गया 2,32,000। अब इस ईयर में क्या हुआ है, सेकेंड ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। सो एट द एंड ऑफ द ईयर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो M1 M2। तो दोनों के डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किए हुए हैं, 32,000 14,400। 46,400। बाकी सेम डे को अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। सो M1 और M2 का बैलेंस है 1,28,000
एंड 57,600। ठीक है ना। तो ये बैलेंसेस आ गए, यहाँ पे टोटल आप करके लिख सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आ गया, M1 M2 का आप ऑलरेडी बैलेंस लिख चुके हो। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1,85,600। अब थर्ड ईयर में क्या वर्किंग हुई है, व्हाट हैव यू डन। थर्ड ईयर में एक तो ये सेल की रिकॉर्डिंग हुई है और दूसरे एक थर्ड मशीन की परचेज हुई है, फिर एंड में डेप्रिसिएशन। तो पहले सेल रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है ना। 1 जुलाई 2019 को सेल में वी हैव 3 वर्किंग्स। नंबर 1 सेल, तो बैंक अकाउंट सेल आ गई हमारे एसेट की 1 लाख। नंबर 2 एसेट को बुक वैल्यू पे लेके आओ, बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। तो आप M1 देखो, M1 में आप ऑलरेडी बैलेंस कम कर चुके हो, मतलब डेप्रिसिएशन जनवरी तक तो चार्ज है। अब हमें और कितना चार्ज करना है डेप्रिसिएशन, सिर्फ 6 मंथ्स का। तो वो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया था 12,800। ठीक है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालो, तो हमारे पास लॉस आया था 15,200। सो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट 15,200। जब आप ये सेल की एंट्री कर लोगे देन यू विल बी फाइंडिंग कि जो एसेट है हमारी ये बुक्स में से आउट हो गई। इसकी यहाँ पर 1,28,000 वैल्यू थी। ठीक है ना। और ये पूरी वैल्यू यहाँ से बुक्स में से निकल गई। अब हमारे पास सिर्फ सेकंड मशीन बुक्स में है। अब हम सेल के बाद परचेज़ की एंट्री भी कर लेते हैं। सो परचेज़ हमने कब किया है, सेम डेट को आपने थर्ड मशीन परचेज़ कर ली। कितने की, आपकी है मशीन 80,000 की, थर्ड का भी टोटल 80,000 है। ठीक है। अब क्या होगा, एंड में आके डेप्रिसिएशन चार्ज करने। तो अब किस किस मशीन पर होगा, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो मशीन 2 का डेप्रिसिएशन बना 11,520 एंड दूसरे का बना 4,000, 15,520। इसके बाद आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो मशीन 2 एंड मशीन 3। तो मशीन 2 में बैलेंस कितना बचता है, 46,080। और मशीन थर्ड में बैलेंस बचता है आपका 76,000। ठीक है ना। तो कितना आ गया आपके पास बैलेंस, 1,22,080। तो ये आप टोटल्स भी चेक कर सकते हो, टोटल मिल जाएंगे। और कोई भी कॉन्टिन्यूएशन वाला अकाउंट होता है तो जब भी उसका बैलेंस आता है उसको हमें 31 दिसंबर, सॉरी ये दिसंबर के बैलेंसेस, तो हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ज़रूर लिखना होता है। सो मशीन 2 मशीन 3। ठीक है। मशीन 2 46,080, मशीन 3 76,000। So 1,22,080. So this is how we work for this. अब मान लो इसमें मशीन के साथ कहा होता प्रोविज़न अकाउंट भी बनाओ, तो प्रोविज़न अकाउंट में क्या फ़र्क पड़ता, देखो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट हेयर। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसमें चेक कर लोगे कि कहाँ फ़र्क आपके आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये जो डेप्रिसिएशन हम इस जगह चार्ज कर रहे हैं, अगर प्रोविज़न अकाउंट बनाते तो डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट में आता और यहाँ पर एज इट इज़ कॉस्ट प्राइस आता रहता। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये प्रोविज़न अकाउंट में एक्यूमुलेट होता रहता। तो एंड में क्या करते हैं, सेल के टाइम पर, क्योंकि एसेट तो नई की नहीं रहती पूरी वैल्यू पे, तो प्रोविज़न में से डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ डेप्रिसिएशन लिखने की बजाय प्रोविज़न में से डेप्रिसिएशन निकाल के इसमें कैंसिल कर दिया जाता है। सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपने समझी हैं वो वही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना। सो इस तरह से हम सेल की रिकॉर्डिंग करते हैं, वो प्रोविज़न के साथ है या बिना प्रोविज़न के, अकॉर्डिंगली थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी। समझ रहे हो ना। यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या होगी, उस टाइम पे डेप्रिसिएशन प्रोविज़न में एक्यूमुलेट हो रहा है तो वहाँ से निकालो। जैसे आपने डेप्रिसिएशन
फर्स्ट मशीन पे 40,000 चार्ज किया, फिर आपने इस पे 32,000 चार्ज किया, और इस ईयर में भी आप इस पर डेप्रिसिएशन 12,800 चार्ज करोगे, तो वो सारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में से निकाल के मशीन अकाउंट में कैंसिल कर देते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट थ्रू दी asset account itself, that is without provisions. Okay, so you can practice some more question on this. So stay learning and practicing, stay smiling. Thank you.